तो वेलकम बैक गाइज अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि div टैग कैसे काम करते हैं। इसी के साथ हम जानेंगे इमेज टैग, लिंक टैग और ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम आ चुके हैं अपने HTML के अंदर। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखने वाले हैं एक div टैग। तो मैंने यहाँ पे एक div टैग को स्टार्ट किया और इमीडिएटली उसके बाद उसको क्लोज कर दिया है। अब अगर मैं इसमें एंटर करूँ तो जानते हैं सबसे पहले कि div टैग होता क्या है। तो बेसिकली div टैग होता है एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट HTML के अंदर। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बात बताई थी कि ब्लॉक लेवल और इनलाइन ब्लॉक लेवल में क्या फ़र्क होता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया है कि इनलाइन और ब्लॉक लेवल में क्या फ़र्क होता है। तो div बेसिकली एक ऐसा एलिमेंट होता है HTML के अंदर जो कि आप रैपर की तरह यूज़ करते हैं। इस div के अंदर आप HTML में आने वाले जितने भी टैग्स हैं सबको रैप कर सकते हैं एक div के अंदर। तो बेसिकली इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? इसकी ज़रूरत पड़ती है कि जब हम अपने HTML के ऊपर कोई ग्रुप्ड एरिया दिखाते हैं कि एक एरिया है जिस ऐसे मान के चलिए कि एक कार्ड है, उस कार्ड के ऊपर हम एक हेडिंग दिखाते हैं, कुछ टेक्स्ट दिखाते हैं, कुछ बटन्स दिखाते हैं। तो वो सब हम एक div के अंदर डालते हैं ताकि वो सारे टैग्स एक div अपने अंदर रैप करके रखेगा और जब मैं div को कोई स्टाइलिंग दूंगा तो वो हर किसी पे अप्लाई होएगी। तो वो मैं करके दिखाऊंगा धीरे धीरे। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक h2 डाल देते हैं विच इज़ हेडिंग 2। यहाँ पे मैंने लिख दिया हेडिंग और मैं यहाँ पे एक p डाल देता हूँ और इसको बोलता हूँ दिस इज डमी टेक्स्ट। ऐसे कर लेते हैं और इसको एक बार और लेट्स से पेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने पेज को कर दिया है सेव। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपना सर्वर। मैं क्लिक करूँगा गो लाइव पे। आप देखोगे कि सर्वर हो चुका है स्टार्ट। तो यहाँ पर मेरे पास एक हेडिंग आ रही है और दो p टैग आ रहे हैं जो मैंने अभी HTML में बनाए थे। तो अगर मैं इनको यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँ, इंस्पेक्ट करने के लिए मुझे हेडिंग पर राइट क्लिक करना है और मैं जाऊँगा इंस्पेक्ट पे। अगेन हम यहाँ पे एलिमेंट्स के अंदर देख रहे हैं। तो अब आप यहाँ देखोगे कि div एक एलिमेंट है, div के अंदर एक h2 लगा है और दो p टैग्स हैं यहाँ पे, और ये तीनों चीज़ें एक div के अंदर रैप होके रखी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी टैग जो HTML में आता है वो इस div के अंदर रैप किया जा सकता है। आप इस div के अंदर कोई भी टैग डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई पहली चीज कि इसके अंदर मैं HTML p टैग कुछ भी डाल सकता हूँ। तो क्या मैं div के अंदर एक और div डाल सकता हूँ? एब्सोल्युटली यस, आप डाल सकते हैं। अगर मैं एक और div यहाँ पर डालूँ और इसके अंदर लेट्स से मैं एक h3 टैग बना दूँ और बोलूँ हेडिंग 3 और इसके अंदर भी मैं एक p टैग डाल दूं विच इज अनदर p टैग, ऐसे करके लिखूं और सेव करके मैं चेक करूं तो आप देखोगे कि ये बिल्कुल वैलिड स्ट्रक्चर है। मैं div के अंदर एक और div ऐड कर सकता हूं और उस div के अंदर भी कुछ और HTML के टैग्स को ऐड कर सकता हूं। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जो चाहे टैग इसके अंदर यूज कर सकते हो। ये आप इसको एक रैपर की तरह समझे कि आप एक रैपर है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और वो आप पूरे रैपर को कहीं ना कहीं अलाइन कर सकते हैं। तो अगर एक एग्जांपल की तरह समझे तो आप मान लीजिए कि एक रूम है, उस रूम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बेड है, टेबल है, फैन है। तो ये सब एलिमेंट्स हैं और जो रूम है वो एक तरीके से div है जो कि उन सारे एलिमेंट्स को रैप करके रखता है अपने अंदर। तो ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐड कर रहे हैं कुछ स्टाइल div के अंदर ताकि आपको समझ में आ जाए। स्टाइल एक एट्रीब्यूट टैग है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एट्रीब्यूट्स कैसे चलते हैं। तो स्टाइल भी एक एट्रीब्यूट टैग है। div के अंदर कोई ऐसा कोई रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट नहीं होता कि आपको डालना ही चाहिए, जैसे कि HTML के साथ था। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि W3C की वैलिडेशन में ये एरर देता है अगर मैं लैंग्वेज नहीं डालता हूँ इसके अंदर, क्योंकि ये इसका रिक्वायर्ड टैग है। बट div का कोई रिक्वायर्ड टैग नहीं है, आप इसमें कुछ भी नहीं डालोगे ये तब भी चलता है। बट कॉमनली यूज होने वाले जो टैग होते हैं वो होते हैं स्टाइल, क्लास और आईडी। ये बहुत कॉमनली यूज किया जाता है div के अंदर। तो मैं इस div को एक स्टाइल दे देता हूँ। स्टाइल के अंदर हम क्या करते हैं, हम बेसिकली स्टाइल में स्टाइलिंग ऐड करते हैं। जो ब्यूटिफिकेशन वाला काम होता है, जो CSS का काम होता है, वो हम स्टाइल के अंदर डालते हैं। जिससे कुछ बैकग्राउंड कलर हो गए, कुछ टेक्स्ट कलर्स हो गए, वो सब हम यहाँ पर डालते हैं। वो मैं ये एग्जैक्टली कैसे काम करती हैं सारी चीज़ें वो हम CSS वाली सीरीज में देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डाल रहा हूँ बैकग्राउंड कलर और इसको मैं लेट्स से कर देता हूँ येलो।
तो मैंने जो ये येलो लिखा है उसी के ठीक सामने आप देखो एक कलर पैलेट भी बन चुका है। ये कलर पैलेट होता है, आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो कलर। तो बैकग्राउंड कलर बेसिकली यूज होता है किसी भी चीज का बैकग्राउंड कलर ऐड करने के लिए। तो आप यहाँ देखोगे अब आप ये पूरे स्टाइल, जब मैंने स्टाइल डाला, बैकग्राउंड कलर डाला, तो ये पूरा डिव येलो हो गया है। तो अगर मैं यहाँ पे आप इंस्पेक्ट करूं तो आप देखोगे कि ये पूरा येलो हो चुका है। बट इसके अंदर का जो डिव है वो वैसा ही है, मतलब उस पर कोई स्टाइल एडिड नहीं है। तो मैं चाहूं तो मैं इसको अलग से स्टाइल दे सकता हूं। स्टाइल बैकग्राउंड कलर लेट्स से रेड दे दिया मैंने इस बार। तो आप देखोगे कि येलो के अंदर एक रेड एलिमेंट भी आ चुका है क्योंकि वो एक और डिव था। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको वापस रिवर्ट कर देते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है बैकग्राउंड मेरा येलो हो गया, और मैंने यहाँ पे आके बोला मेरे को कलर चाहिए रेड। अब कलर रेड करते ही सारे टेक्स्ट मेरे रेड हो गए। वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डिव के ऊपर आपने जो स्टाइलिंग दी, मैंने बोला कि डिव को कलर रेड करना है, तो जितने अंदर चाइल्ड एलिमेंट थे, क्योंकि उनके ऊपर कोई अलग से कलर नहीं था, इसीलिए वो रेड हो गए सारे। फिर से अपने एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि एक रूम है, रूम के अंदर कुछ अलग अलग एलिमेंट्स है, जैसे फैन, बेड, टेबल, ये सब पड़ा है रूम के अंदर। मैंने रूम को कर दिया येलो, और जो मेरे एलिमेंट्स थे, जो टेबल था, जो फैन थे और जो बेड है, उस पर कोई बाय डिफॉल्ट कलर नहीं था, तो वो उसने ऑटोमेटिक वो कलर ले लिया जो रूम का कलर था, जो मैंने रूम में बताया था कि टेक्स्ट का मेरे को कलर ये चाहिए, उसने वही सारे कलर ले लिए। अगर मैं इंडिविजुअली किसी टैग के ऊपर कलर डालूं, अगर मान लो मैं इस H2 के ऊपर जाऊं और मैं इस पे लिखूं स्टाइल कलर वाइट, अगर मैं ऐसे लिखूं तो आप देखोगे सिर्फ वो उतना ही एरिया वाइट हुआ है, क्योंकि मैंने अब इसको जाके बता दिया है कि मुझे इसका वाइट ही चाहिए कलर और बाकियों का मेरे को रेड ही चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक चल रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने अगर यहाँ पे कोई स्टाइलिंग नहीं दे के रखी और आप रूट लेवल पे कुछ स्टाइल बताते हो जो कि कॉमन यूज होते हैं। अब ये कलर, बैकग्राउंड कलर कैसे काम करते हैं वो हम CSS वाली सीरीज में देखेंगे, बट यहाँ पे मैंने कलर दिया है रेड। कलर का मतलब होता है कि हम टेक्स्ट का कलर बता रहे हैं कि टेक्स्ट का कलर हमें रेड चाहिए, बट हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे नहीं बता रहे, हम डिव के लेवल पे बता रहे हैं, कंटेनर के लेवल पे बता रहे हैं। इसलिए उसने क्या किया, इस कलर को अंदर जितने भी एलिमेंट थे, सब जहां जहां भी वो टेक्स्ट आ रहा था उसने सबको रेड कर दिया, क्योंकि हमने इसको ऊपर ही ये चीज बता दी थी। ठीक है, तो ये होता है कंटेनर। तो अब क्या मैं इस कंटेनर को मल्टीपल टाइम यूज कर सकता हूं एक पेज के अंदर? यस, आप इसको एक पेज के अंदर मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। अगर मैं इस डिव को दोबारा से कॉपी पेस्ट कर दूं तो आप देखोगे कि एग्जैक्टली सेम रिजल्ट मेरे को देखने को मिल रहा है। एक के नीचे एक 2 डिव आ गए हैं और दोनों में सेम प्रॉपर्टीज हैं, जिसकी वजह से दोनों येलो और रेड दिख रहे हैं, और ये पूरी तरह से वैलिड स्ट्रक्चर है। आप कितनी भी बार इसको डाल सकते हो। अगर मैं इसको चेंज करके ब्लू कर दूं तब आप देखोगे मैं इसका स्टाइलिंग भी चेंज कर सकता हूं। ये पूरी तरीके से वैलिड है। पूरे HTML के अंदर सबसे मेन चीज होती है डिव टैग, क्योंकि आप इसको बहुत ज़्यादा यूज करोगे थ्रू आउट द जर्नी। जब आप HTML बनाओगे तो आप डिव टैग ही एक ऐसा टैग है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि आपको कुछ भी बनाना है तो आपको डिव टैग से ही बनाना पड़ेगा। तो इसका मैं एक आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो अभी के लिए एक काम करते हैं, हम ये कलर्स हटा देते हैं रेड वगैरह, और इसको सिर्फ एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं और नॉर्मल टेक्स्ट छोड़ देते हैं ब्लैक पे। अब मैं काम कर रहा हूँ, मैं इन दोनों डिव को ना एक और डिव के अंदर रैप कर देता हूँ। तो ये भी मैं कर सकता हूँ कि मैंने एक डिव बनाया और उस डिव के अंदर मेरे पास 2 और डिव है। तो ये पूरी तरह से वैलिड है। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप डिव के अंदर डिव यूज कर सकते हो, और ये स्ट्रक्चर कितना भी नेस्टेड हो सकता है, वो पूरी तरह से वैलिड चीजें हैं। तो मैंने एक डिव बना लिया, डिव के अंदर मेरे पास 2 डिव और है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो दोनों डिव है ना मेरे साइड में दिखने लगे, एक के बाद एक दिखने लगे। अभी ये एक के नीचे एक दिख रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ ये एक इधर दिखे और एक इधर दिखे, ऐसा मैं करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं इस एलिमेंट में आऊँगा तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है फ्लोट लेफ्ट। अब ये काम कैसे करती है एग्जैक्टली वो मैं आपको CSS वाली में बताऊँगा, बट यहाँ पे मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप डिव के साथ कर सकते हो। अब आप ये देखो, ये दोनों एक के साथ एक आने लगे हैं। तो जो भी वेब के डिज़ाइंस होते हैं, कई तरीके की डिज़ाइंस होते हैं, उन डिज़ाइंस पर हम डिव का यूज़ करते हैं ताकि हम चीज़ों को रैप करके एक साथ कहीं इधर उधर मूव कर सके। ठीक है, तो ये तो हो गया एक तरीका। अब मैं बोलता हूँ कि यार मेरे को ना एक
एक ये चीज़ यहाँ पे चाहिए, एक ये चीज़ यहाँ पर चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मैं एक प्रॉपर्टी और लगा सकता हूँ। पेरेंट वाले डिव में स्टाइल लिखूँगा मैं, इसमें बोलूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, और यहाँ से मैं हटा दूँगा फ्लोट। तो मुझे यहाँ पे फ्लोट की ज़रूरत नहीं है, ये सारी एडवांस प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मैं आपको CSS जब शुरू करेंगे तब बता दूँगा। तो अभी आप देखोगे मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा, सेव कर रखा है, तो ये अभी भी सेम रिजल्ट मेरे को प्रोड्यूस करके दे रहा है। और अगर मैं इस पर ये बोल दूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो अब आप देखोगे एक लेफ्ट में चला गया, एक राइट में चला गया। तो अगर आप कोई भी डिज़ाइन देखते हो, कोई भी वेब का डिज़ाइन, एक काम करते हैं, एक डिज़ाइन देख ही लेते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन ऐसे लिखते हैं और इसके इमेजेस में चले जाते हैं। तो अब जैसे मान लो ये पहला डिज़ाइन आया हमारे पास, हम इसे ही खोल लेते हैं। तो ये जो पहला डिज़ाइन है हमारे पास, ओके, तो यहाँ पे देखते हैं। अब आप देखोगे कि यहाँ पर एक फॉर्म दिख रहा है हमारे को, बीच में कुछ ब्लॉक्स दिख रहे हैं और यहाँ पर भी कुछ एक ब्लॉक दिख रहा है। तो ये भी सब डिव के अंदर ही बनेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक इमेज टैग है और यहाँ पे कुछ हेडिंग लिखी है, कुछ पैराग्राफ है और एक बटन है, और इसके बाहर का जो ये रैपर है ये एक डिव होगा। उस डिव के अंदर हमने इमेज, टाइटल, बटन, टेक्स्ट, ये सब रखा हुआ है। सेम यहाँ पे देखिए आप, ये एक डिव है, उस डिव के अंदर हमने एक ये इमेज रखी हुई है, उसके ऊपर हमने एक ये टाइटल रखा हुआ है 24/7 कस्टमर केयर, एंड देन उसके नीचे हमने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि पी टैग है बेसिकली। सेम यहाँ पर है। तो जितनी चीज़ें आप HTML में बना रहे होंगे वो सब डिव के अंदर बनती है, अलग अलग स्टाइल की। आप देखोगे इसका स्टाइल अलग, इसका स्टाइल अलग है और इसका भी स्टाइल अलग है। तो ये भी एक डिव है, उस डिव के अंदर एक इमेज है, इमेज के अंदर एक आइकॉन लगा हुआ है, उसके साथ एक टाइटल है, उसके नीचे एक पी टैग है। तो बेसिकली डिव आपको हर जगह यूज़ होगा। तो आपको ये हमेशा मतलब डिव एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए हमेशा यूज़ होने वाली है। तो बेसिकली ये होती है डिव की प्रॉपर्टीज़। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। आप इसको भी इनलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं अभी इसको वापस जाऊं तो आप देखो ये फुल विड्थ में आ रहा है। मैं चाहूं तो ब्लॉक को इनलाइन ब्लॉक कर सकता हूं, उसके लिए मुझे डिस्प्ले लगाना होता है और यहाँ लिखना होता है इनलाइन ब्लॉक, ये मुझे लिखना होता है। तो ये इनलाइन ब्लॉक हो गया। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जैसे स्पैन टैग एक इनलाइन होता है तो वो सिर्फ उतना ही स्पेस लेता है जितना ज़रूरत होती है, जितनी टेक्स्ट की विड्थ होती है। तो ये उतना ही हो गया अभी। तो ये रिकमेंडेड नहीं होता है ऐसा करना, मतलब बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा करते हैं हम, अदरवाइज हम इसको ब्लॉक लेवल पे ही यूज़ करते हैं। तो ये है डिव। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस डिव के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। तो चलिए मूव करते हैं अपने अगली टैग की तरफ, जो कि है एक इमेज टैग। तो मैं इस डिव के अंदर जा रहा हूँ, यहाँ पे लगा रहा हूँ एक इमेज टैग। तो HTML में इमेज लिखने के लिए एक टैग होता है हमारे पास IMG, जिसका फुल फॉर्म होता है इमेज। अब इस इमेज के अंदर दो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो कि होता है सोर्स और अल्टरनेट टेक्स्ट। ये दोनों बहुत रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है जो हमें डालने ही होते हैं। ये रिक्वायर्ड है SEO के पर्पज से भी और W3 वैलिडेशंस में भी। तो अगर मैं यहाँ पे सोर्स लिखूँ तो इसके बाद एक और एट्रीब्यूट होता है जिसको हम अल्टरनेट टेक्स्ट बोलते हैं, और यहाँ पे HTML में हम alt टैग बोलते हैं, ALT। और इसको हम आएंगे यहाँ पे, इसको हम बंद कर देंगे। तो आप देखोगे कि इमेज का खुद से कोई सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये ऑटो क्लोज टैग रहता है। इसमें हम / भी नहीं लगाते, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। यही एक इमेज टैग है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले ट्राई करते हैं कुछ इमेज ऐड करने की। तो मैं यहाँ पे जाके सर्च कर रहा हूँ वॉलपेपर सर्च किया तो यहाँ पे एक वेबसाइट आ गई पिक्सेलबे, ये रॉयल्टी फ्री वेबसाइट है। तो हम यहाँ से आते हैं और लेट्स से इस इमेज को राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके मैंने एक इमेज को किया ऐड, और आप यहाँ देखोगे ये इमेज डिस्प्ले होने लग गई है। ठीक है, तो हमने किसी भी वेबसाइट से एक इमेज लगाई और वो हमारे ब्राउज़र पे होने लग गई है विजिबल। और अब मैं यहाँ पे इसका एक alt टैग भी डाल देता हूँ, वॉलपेपर। अभी के लिए मैं यही डाल देता हूँ। अब अल्टरनेट टेक्स्ट करता क्या, अब अगर आप अभी देखोगे तो ये अल्टरनेट टेक्स्ट कहीं नहीं दिख रहा मेरे को पेज पे। बट अगर समहाउ और सम रीज़न ब्राउज़र इमेज को लोड नहीं कर पाता है, या कोई इमेज के पाथ में कोई एरर आ जाता है जिससे इमेज लोड नहीं हो पा रही है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बिगाड़ देता हूँ पाथ। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर ये इमेज ब्रोकन इमेज है
और उसके साइड में लिखा हुआ आ रहा है वॉलपेपर। ये तुम्हारा वो ऑल्टरनेट टेक्स्ट है जो आपके ब्राउज़र पे डिस्प्ले होता है अगर आपकी इमेज विजिबल नहीं होती किसी भी रीज़न से, चाहे उसके पाथ में प्रॉब्लम हो, चाहे वो इमेज में प्रॉब्लम हो, तो वो रेंडर नहीं करती। इस वजह से यहाँ पे ऑल्टरनेट टेक्स्ट नज़र में आता है। अगर तो अब एक और बात करते हैं, इसको पहले ठीक कर लेते हैं वापस। अब इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी होती है जो आप डाल सकते हो, बट सबसे मेन एट्रीब्यूट ये दो ही होते हैं, सोर्स और ऑल्टरनेट टेक्स्ट। ये दो एट्रीब्यूट आपको डालने रिक्वायर्ड है। देन इसके बाद आप इमेज को साइज करने के लिए हाइट और विड्थ भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है विड्थ। अब इसको अंदर मैं कुछ भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, जैसे मैंने बोला 300, तो ये मैंने स्ट्रिंग के अंदर 300 ऐड किया, तो इसने क्या किया, इसको 300 पिक्सल पे छोटा कर दिया। तो आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे कोई ऐसे px नहीं लिखा, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर यहाँ पे सिर्फ 300 लिखोगे तो ये ऑटोमेटिक समझ जाता है कि ये पिक्सल में छोटा बड़ा करना है, मेरे को इतने पिक्सल करना है। तो अगर मैं इसको 900 कर दूँ तो ये 900 पिक्सल हो चुका है। ठीक है, ये परसेंट नहीं है, पिक्सल है। और इसमें एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है परसेंट की। अगर मैं विड्थ को बोलूँ कि मेरे को हमेशा 100% दिखानी है अपने पेरेंट की, तो यहाँ पे डिव है, डिव के अंदर इमेज है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 100% कर दूंगा इमेज को। इससे क्या होगा कि ये देखो, ये हमेशा उस डिव के 100% पे दिखेगी। चाहे मैं ब्राउज़र को कितना भी छोटा कर दूँ, कितना भी बड़ा कर दूँ, ये हमेशा उतना ही दिखेगा 100% पे। ठीक है, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, वापस पिक्सल में ही कर देता हूँ 300। इसी के साथ एक और प्रॉपर्टी होती है हाइट। अब मैं लेट्स से हाइट में डाल देता हूँ लेट्स से 600। तो अब आप देखोगे कि जब मैं यहाँ पे इमेज को देख रहा हूँ तो ये स्ट्रेच हो गई है, इमेज बहुत खिंच सी गई है। वो इसलिए हो गया है क्योंकि हमने अपनी इमेज का जो प्रोपोर्शन था उसको बिगाड़ दिया है। तो जब हम हाइट नहीं देते किसी भी इमेज के ऊपर, तो इमेज प्रोपोर्शनली मूव करती है, वो जिस भी प्रोपोर्शन में हो। वो ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर हो सकता है वो पोर्ट्रेट मोड में हो सकता है वो लैंडस्केप मोड में हो, तो किसी भी मोड में होगी। अगर हम उसमें हाइट नहीं डालते तो हमेशा प्रोपोर्शनली मूव करती है विड्थ के ऊपर। और अगर हम हाइट भी डाल देंगे, विड्थ भी डाल देंगे, तो इमेज को वो क्या करेगा, ब्राउज़र उसी हाइट विड्थ में अलाइन करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे उसने वही किया। इसने क्या किया कि इस जो विड्थ मैंने दी 300 और मैंने हाइट दी 600, ये उसी के अंदर इमेज को फिट करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से इमेज जो है थोड़ी खिंच गई है, राइट। अब इसको ठीक करने के CSS में और भी बहुत प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हम तब बात करेंगे जब हम CSS वाले लेक्चर्स में पहुँचेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला कि अगर मैं हाइट नहीं देता और अगर मैं सिर्फ विड्थ देता तो ये प्रोपोर्शनली छोटी हो जाती, विच इज़ फेयर, यहाँ पे हो रहा है। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, मैं बोलूँ कि नहीं मेरे को विड्थ नहीं देनी, खाली हाइट देनी है, तो ये भी वैलिड है। ये क्या करेगा, हाइट को उतने पिक्सल पे लेके जाएगा, उसके अकॉर्डिंग विड्थ जितनी भी होनी चाहिए इमेज की वो ऑटोमेटिक उतनी कर देगा। तो चलो एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। मैं जा रहा हूँ वापस से पिक्सल बे में, तो यहाँ पे आप देखोगे ये इसका प्रोपोर्शन अलग है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बारी। ये मैंने कर लिया कॉपी इमेज एड्रेस, ये आ गई इमेज। अभी मैं इसकी हाइट भी हटा देता हूँ, या तो अब आप देखोगे कि ये कितनी बड़ी इमेज है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मेरे को ये इमेज की विड्थ 300 पिक्सल से ज़्यादा नहीं चाहिए, तो ये क्या करेगा, 300 पिक्सल में विड्थ को सेट करी और हाइट भी उसी के साथ छोटी हो गई जितनी प्रोपोर्शनली छोटी होनी चाहिए थी। तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड होता है। अब अगर मैं इसमें हाइट भी डाल दूँ और बोलूँ कि मेरे को 300 पिक्सल की विड्थ चाहिए और 400 पिक्सल की हाइट चाहिए, तब आप देखोगे थोड़ी सी पिचक सी गई है इमेज। वो इसलिए हो गई क्योंकि ब्राउज़र उस इमेज को उस साइज़ के अंदर डालने की कोशिश कर रहा है। तो ये दोनों अगर मैं दे रहा हूँ तो ये हमेशा बिगड़ जाएगी। अगर मैं सिर्फ विड्थ दूँ या सिर्फ हाइट दूँ तो ये प्रोपोर्शनली काम करेगी। तो मैं अगर बोलूँ कि मेरे को हाइट 800 करनी है तो वो 800 के हिसाब से चली जाएगी और विड्थ उसकी जितनी होनी चाहिए वो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये होता है हाइट और विड्थ। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हाइट और विड्थ ऐसे ही लिखना है, आप इसको स्टाइल टैग के अंदर भी लिख सकते हो सेम तरीके से। कि मैं बोलूँ मेरे को चाहिए विड्थ 300 और यहाँ पे आपको px लगाना पड़ेगा क्योंकि ये आप स्टाइल लिख रहे हो। तो मैंने px लिखा, अब देखो ये वापस से वही हो गई। तो जो लॉजिक हम विड्थ हाइट का बिना स्टाइल के लगा रहे थे, वही सेम लॉजिक आप यहाँ पर भी लगा सकते हो। बस आपको यहाँ पे px लिखना होता है
और परसेंट के लिए परसेंट लिखना होता है। तो आप देखो ये 300% से बड़ी हो चुकी है इमेज, तो इसको 100 कर लेते हैं एक बार। अब ये देखो ये 100 पिक्सल पे फिट हो गई है जाके इमेज, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इसको W3C पे चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ से अल्टरनेट हटा दूँ तब क्या होता है, एक बार ही चेक करते हैं। तो मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा W3C वैलिडेटर, ये आ गया हमारा वैलिडेटर। इस पर हम जाएंगे डायरेक्ट इनपुट के अंदर और यहाँ पे हम डाल रहे हैं अपना पूरा HTML। चलो चेक करते हैं। तो जैसे ही मैंने चेक पे क्लिक किया, अब आप देखो इसने एक एरर जनरेट किया है और ये एरर में क्या रहा है, एन इमेज एलिमेंट मस्ट हैव ऑल्ट एट्रीब्यूट एक्सपेक्ट अंडर सर्टेन कंडीशन फॉर डिटेल। तो ये कह रहा है कि ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है जो इमेज के अंदर होना चाहिए और ये एरर टाइप की प्रॉपर्टी है, वार्निंग नहीं है, कोई इन्फो नहीं है, ये एरर है, ये मस्ट है, आपको डालना ही चाहिए और डालना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वापस से आके वो अल्टरनेट टेक्स्ट को ऐड कर देता हूँ और फिर से एक बार HTML को चेक करते हैं। तो आप देखोगे कि सारे एरर्स निकल गए हैं। तो इमेज टैग के दो रिक्वायर एट्रीब्यूट होते हैं, सोर्स और अल्टरनेट टेक्स्ट, जिसको हम ऑल्ट बोलते हैं। ये दोनों बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं इमेज के अंदर, ठीक है। तो अभी जो हमने पाथ डाला, ये हमने एक एक्सटर्नल वेबसाइट का पाथ डाला जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ। तो दो तरीके के पाथ यहाँ पे डाले जा सकते हैं। एक कि मैंने किसी वेबसाइट का लिंक डाला जिसको हम एब्सोल्यूट पाथ बोलते हैं, और एक कि मैंने कोई इमेज को अपने फोल्डर के अंदर से सर्व किया जिसको हम रिलेटिव पाथ बोलते हैं। तो मैं इस इमेज को सेव कर लेता हूँ एक बारी अपने HTML वाले फोल्डर के अंदर। तब आप देखोगे कि यहाँ पर ये इमेज मेरे पास आ चुकी है जिसका नाम ये है। मैंने इसको रीनेम पे क्लिक करके एक बारी कॉपी कर रहा हूँ और मैं अपने सोर्स के अंदर आके यहाँ पे आके लिखूँगा ./ तो यहाँ पे मेरे पास इमेज का नाम आ गया। मैं इस पर क्लिक करूँगा, इस एक्सटेंशन का नाम है WebP। अब देखोगे .WebP नाम की इमेज है। अब ये WebP नाम की इमेज कंप्रेस्ड इमेजेस होती हैं, इसको भी हम आगे चल के बात करेंगे कि इमेजेस को कैसे कंप्रेस करते हैं, तो ये WebP कैसे बनती है। तो अभी के लिए मैं इसको सेव कर रहा हूँ और आप देखोगे कि यहाँ पर वो इमेज वापस से डिस्प्ले हो रही है। तो जब मैं अपने फोल्डर्स के अंदर से उसको सर्व करता हूँ देन वो रिलेटिव पाथ हो जाते हैं, और अगर मैं इसको बाहर किसी एक्सटर्नल वेबसाइट का लिंक लगाता हूँ तो वो एब्सोल्यूट पाथ हो जाता है। तो ये डिफरेंस होता है सोर्स के अंदर, आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब जो इमेज टैग होता है, इसके सोर्स में आप मल्टीपल तरीके की इमेजेस को प्रोवाइड करा सकते हो, जैसे कि JPG, GIF फाइल, PNG फाइल, SVG फाइल, WebP और APNG, ये सारे फॉर्मेट सपोर्टेड होते हैं। आप इनमें से कोई भी फॉर्मेट इस सोर्स के अंदर डाल सकते हो और ये परफेक्टली काम करेगा। तो ये है इमेज टैग, इसके बारे में हमने सब जान लिया है। और अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा सभी के आंसर देने की, ठीक है। तो हम चलते हैं अगले टैग की तरफ जो कि है A टैग। तो अब A टैग क्या होता है? A टैग बेसिकली एंकर टैग होता है जो कि लिंकिंग के लिए काम आता है। तो मैं यहाँ पे वापस एक A टैग बना रहा हूँ, जैसे हमने बाकी टैग बनाया वैसी एक टैग है A, और मैं इस इमेज को इस A के अंदर रैप कर रहा हूँ। तो बेसिकली लिंक बनाने के लिए आपको A टैग लगाना होता है और उस A टैग के अंदर कुछ ना कुछ लिखना होता है, या तो आप टेक्स्ट लिख सकते हो या तो आप इमेज डाल सकते हो। तो आपको कुछ ना कुछ उसके अंदर लिखना पड़ेगा जिस चीज़ से आप उस किसी और चीज़ पेज का या किसी वेबसाइट का लिंक लगाना चाहते हो, वो करने के लिए आपको या तो लिखना पड़ेगा या तो इमेज डालनी पड़ेगी, दो में से कोई एक चीज़। तो मैं अभी के लिए इमेज डाल देता हूँ। और इस A टैग के अंदर एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होता है जो हमें डालना होता है, जो कि होता है href, इसको हम बोलते हैं href। इसके अंदर हम जो भी चीज़ प्रोवाइड करेंगे ये उस वेबसाइट को नेविगेट करेगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पे अभी के लिए डालता हूँ https://google.com। तो अगर मैं इसको डालता हूँ और सेव करता हूँ तो अब आप यहाँ देखोगे कि इस इमेज के ऊपर मेरे को एक हैंड का आइकन आने लग गया है। इसका मतलब ये होता है कि ये इमेज क्लिकेबल है, मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ। तो जब मैं इस पर होवर करता हूँ तो आप ये ब्राउज़र के लेफ्ट कॉर्नर पे देख सकते हैं, नीचे यहाँ पे देखो आप, ये google.com लिख कर आ रहा है। वो ये बता रहा है कि इसके क्लिक पे ये कहाँ जाने वाला है, वो सोर्स है। तो मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो आप ये देखो ये google.com पे चला जाता है, रिडायरेक्ट हो जाता है। तो ये होता है लिंक टैग। अब इसके अंदर भी एक और एट्रीब्यूट आता है जिसको कहते हैं टारगेट। टारगेट का मतलब होता है कि इस पेज को हमें कहाँ ओपन करना है।
अभी हम जिस विंडो में है वहां पर ओपन करना है या किसी और टैब के ऊपर ओपन करना है। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूं _blank, तो इसका मतलब ये होता है कि हमको इस लिंक को नए टैब पे ओपन करना है। तो चलो देखते हैं। ये मेरा पेज है, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये मेरा पेज है, इसमें इमेज है। इमेज में जब मैं होवर करता हूँ तो आपको नीचे लेफ्ट कॉर्नर में दिख रहा होगा google.com। अभी जब मैंने इससे पहले क्लिक किया था तो वो इसी पेज पे खुल गया था। अब अगर मैं क्लिक करूंगा तो आप देखोगे नए टैब पे जाके खुल रहा है। तो बेसिकली ब्लैंक का मतलब होता है कि किसी भी लिंक को नए टैब पे ले जाकर खोलना। और ये जरूरी नहीं है कि आपको इमेज ही डालना है, आप यहाँ पे टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने डाल दिया ओपन गूगल, ये लिख दिया मैंने। तो अब आप देखोगे ये ओपन गूगल नाम का एक टेक्स्ट है और जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये अगले पेज पे चला जाएगा। तो इसमें कुछ और तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि सेल्फ, ब्लैंक और टॉप। तो ब्लैंक मैंने समझा दिया, नए पेज पे खुलता है। सेल्फ इसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, अगर आप ये नहीं डालोगे तो वो सेल्फ पे ही काम करेगा, मतलब जिस टैब में खुला है उसी टैब में वो पेज खुल जाएगा। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको करके। अगर मैंने ओपन गूगल पे अब क्लिक किया तो वो देखो उसी टैब पे खुल गया मैं जिस टैब पे था। तो ये इसका मतलब ये होता है। इसके अलावा दो प्रॉपर्टीज और होती है जिसको पेरेंट और टॉप कहा जाता है। ये आई फ्रेम के अंदर चलने वाली, जब ये आई फ्रेम के अंदर चलता है तब ये ज़्यादा समझ में आता है। तो इसको हम कभी और बताऊंगा, जब मैं आई फ्रेम का टॉपिक लेकर आऊँगा तब मैं इसको समझाऊंगा। बट अभी के लिए जो हमें बेसिक्स में जो ज़रूरत होती है वो ब्लैंक की ही होती है, क्योंकि सेल्फ तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। आप अगर इसको नहीं डालोगे तो ये सेल्फ ही कंसिडर होता है। तो ये होता है ए टैग। अब आप अगेन इस टैग के ऊपर भी स्टाइल लगा सकते हो अगर आपको लगाना है। जैसे मैं लगा रहा हूँ कलर, मेरे को चाहिए इसका ब्लैक, तो मैंने ये कर दिया। अब आप देखोगे ये ब्लैक हो गया। या फिर मैं बोलूँ कि मेरे को इसका कलर कर दो कुछ इस कलर का कर दो, तो वो उस कलर का हो जाएगा। तो आप स्टाइल टैग इस पर भी लगा सकते हो। बट जो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होता है वो होता है आपका href, जहाँ पर आप पाथ बताते हो कि ये किधर जाना है। और ज़रूरी नहीं है कि इसको आप वेबसाइट पे लेके जाओ, हो सकता है आप इसको अपने पेज पे ले जाना चाहते हो। तो मैं काम कर रहा हूँ HTML फोल्डर के अंदर एक और पेज बनाता हूँ about.html, और अगेन इसके अंदर मैं सारी चीज़ एक बारी कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ h1 और इसका नाम होगा अबाउट। तो अब मैं क्या करूँगा, इस ए से मैं वेबसाइट की जगह अपने पेज पे ले जाना चाहता हूँ about.html। तो मैंने अब href में लिख दिया about.html। अब मैं आके अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो अब आप देखोगे about.html में लिंक कर गया और अब मुझे उस पेज का कंटेंट दिखने लगा है ब्राउजर के ऊपर। तो ये होता है लिंक टैग। अगर इसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में इसको बताइए। जो भी क्वेश्चंस है मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए तो अब चलते हैं अपने अगले टैग की तरफ, जो होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हमें लिखना होता है OL। OL का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। लिस्ट का मतलब ये होता है कि आपने कुछ एक लिस्ट बनाई है, जैसे 1 2 3 आप पेपर में लिखते हो, जैसे नोट्स बनाते हो, 1 पे कुछ लिखते हो, फिर 2 पे लिखते हो, फिर 3 लिखते हो, तो वहाँ पे एक लिस्ट तैयार कर रहे हो। उसी तरीके से आप HTML में भी लिस्ट बना सकते हो। तो उस ऑर्डर्ड लिस्ट को बनाने के लिए हम OL लिखते हैं। उस OL के अंदर हमें एक LI बनाना होता है। तो OL एक ओपनिंग टैग है और उसी का एक क्लोजिंग टैग है। देन उसके अंदर एक LI है और LI की एक क्लोजिंग टैग है। अब मैंने इसके अंदर लिख दिया लेट्स से item 1। मैं इसको 2 बारी कॉपी कर लेता हूँ, इसको लिखता हूँ item 2। मैं जैसे ही सेव करूँगा वापस चलते हैं एक बार अपने इंडेक्स वाले पेज पे, index.html में। ये देखिए अब ये कैसे रेंडर हुआ, 1.item1 2.item2। तो ये जो इसने काउंटिंग है ये ऑटोमेटिक ऐड कर दी, 1 2 3 4 जो काउंटिंग है इसने ऑटोमेटिक ऐड कर दी। वो इसलिए कर दी क्योंकि जो ऑर्डर्ड लिस्ट होता है उसका मतलब ये होता है कि आप ऑर्डर में बता रहे हो लिस्ट, जो लिस्ट बना रहे हो ऑर्डर में बना रहे हो 1 2 3 4, तो वो इस तरीके से चलेगा। अगर मैं इसमें और आइटम्स को ऐड कर दूंगा तो ये देखो, ये मैं अभी इसको कर देता हूँ 3 item 3 item 4 item 5। तो मैंने ये कर दिया। आप देखो ये लिस्ट बन गई 5 तक और ये काउंटिंग अपने आप चल रही है आगे। तो ये होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। इसी तरह एक और होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड का मतलब ये होता है कि जिसमें हमारे को ये 1 2 3 ऑर्डर में नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम लगाते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो कि होता है UL। तो मैं इस OL को सिर्फ कन्वर्ट कर रहा हूँ UL के अंदर और बाकी सारी चीजें एग्जैक्टली सेम है।
आपको इसके अंदर भी LI लिखना होता है, जैसे आप ऑर्डर्ड लिस्ट में लिखते हैं वैसे आप अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिखते हैं। तो मैंने इसको सेव किया। अब आप देखिए सेव करते ही क्या हुआ, यहाँ पर डॉट्स आने लग गए, सर्कल आने लग गया, एक फिल्ड सर्कल है ये। तो ये इसने 1 2 3 की जगह पे ये डॉट्स बनाने शुरू कर दिए। तो ये होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। बस इतना ही फर्क है इन दोनों के अंदर। ऑर्डर्ड लिस्ट में आप काउंटिंग देखते हो 1 2 3 4 5, और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप देखते हो ये डॉट्स, छोटे छोटे जो आपको सर्कल्स दिखते हैं आप ये देखते हो इसके अंदर। तो ये इसमें मेजर डिफरेंस होता है। और इसके अंदर अगेन कोई ऐसी रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट नहीं होता है जो आपको डालना ही डालना है। आप यहाँ पर स्टाइल प्रॉपर्टी जरूर पास कर सकते हैं हर एलिमेंट के अंदर, और उसके अंदर आपको जो कलर डालना है, जो आपको ऐसे काम करने हैं वो आप इसमें कर सकते हो। उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप प्रॉपरली स्टाइल को यूज करके कोई भी चीज़ डाल सकते हो। तो ये था आज का लेक्चर, ये थी आज की वीडियो का सारे बेसिक टैग। इसमें हमने सीखा डिव को बनाना, डिव क्या होता है, इमेजेस देखी हमने, लिंक टैग देखे, ऑर्डर्ड लिस्ट देखी और अनऑर्डर्ड लिस्ट देखी। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा कि ये सारे टैग्स कैसे काम करते हैं। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है जो आप पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन दबा लें। और अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो HTML सीखना चाहता है फ्रॉम बिगिनर से प्रो लेवल तक, तो आप उसको ये वीडियोस शेयर कर सकते हैं, ताकि ये उसको ग्रो करने में हेल्प करेंगी। आगे आने वाली वीडियो से हम और टैग्स के बारे में बात करेंगे, HTML के जो और बेसिक टैग्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।